हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। मैंने एनसीईआरटी पढ़ानी शुरू की है अपने ग्रुप पर। जो पढ़ना चाहता है वो मेरे ग्रुप पे ज्वाइन कर ले। मेरे ग्रुप का नंबर है 9455836597 9455836597। जो मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ और डेली मैं जो है आपका क्विज़ कराती हूँ। 10 15 20 क्वेश्चन जिस तरह से हमें समय मिलता है तो उसको आप जो है जाकर देख सकते हैं वहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का जो है लिंक है अपर्णा सिस्टर TGT PGT, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी अपने ग्रुप पे शुरू की हूँ, तो मैं बीच बीच में यहाँ पर भी डालती हूँ, वीडियोस डाल रही हूँ। मैं वीडियोस डाल रही हूँ, अभी ज़्यादा दिन मुझे वीडियोस डालते नहीं हुआ तो मुझे उतनी जानकारी वीडियोस के बारे में नहीं है, तो मैं उतना बढ़िया से नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ दिन ब दिन, और मैं अपना अच्छा देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग से सहयोग की आवश्यकता है मुझे। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे अपना सहयोग देंगे। और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। और अपने भारत को शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा बहुत बड़ा जो है ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि ये होम साइंस का चैनल है तो आप होम साइंस पढ़ने आओ। ये होम साइंस का मतलब होता सब कुछ इसमें है। आप इसमें सब चीज़ें जान सकते हो, व्यवहारिक चीज़ें, सारी चीज़ें आप जान सकते हो। इसलिए हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई देख सकता है। आप अपने मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को, दीदी को, जीजा को, मित्र को, किसी को भी, सबको शेयर करो और सबको बताओ और खुद भी जानकारी लो, खुद भी जानकार हो। कल को आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आगे वाली जनरेशन को, सबको शिक्षित कर सकोगे होम साइंस के थ्रू, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। बहुत बातें कर लिया, अब कुछ बातें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो फिर मैं आज आपको बताऊंगी मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मलेरिया से मैंने देखा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसलिए आपको मलेरिया के बारे में बताऊंगी, ठीक है। मलेरिया के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखो, मलेरिया जो होता है ना वो जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा फैलता है मलेरिया? जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। मलेरिया जीवाणु द्वारा फैलता है। और जो है, जो भी मलेरिया मच्छर जो होता है वो किससे फैलता है? एनोफिलीज से। किससे फैलता है मलेरिया? मलेरिया एनोफिलीज से फैलता है। किससे फैलता है? एनोफिलीज से। एनोफिलीज से, ठीक है। मलेरिया किससे फैलता है? एनोफिलीज से। एनोफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया, ठीक है। तो जो ये मलेरिया है ना, ये एनोफिलीज मच्छर से तो फैलता है, लेकिन एनोफिलीज मादा मच्छर से मलेरिया फैलता है। मलेरिया एनोफिलीज मादा मच्छर से फैलता है। ऐसी बात नहीं कि वो एनोफिलीज कोई भी मच्छर फैल जाए, नहीं, एनोफिलीज मादा मच्छर से। मलेरिया जो है, ये मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो वायरस, बैक्टीरिया इसी तरीके से फैलता है। विश्व इतिहास की प्रगति में मलेरिया रोग अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें मलेरिया रोग फैल गया। मलेरिया रोग उसमें फैल गया। अब मलेरिया रोग फैल तो गया द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन 75 लाख सैनिक उस मलेरिया से मर गए। 75 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई। उन सैनिकों की मृत्यु पर ही देश की क्या कहते हैं, लड़ाई की जीत हार निर्भर हो गई। अरे सैनिक मर गए तो लड़ाई की जीत हार उसी पर निर्भर हुई। भाई, जिस सेना के सैनिक ज़्यादा मरे वो सेना हार गई, जिस सेना के सैनिक कम मरे वो सेना जीत गई। तो इस तरह से इतना बुरा हाल हुआ, बुरी तरीके से फैला मलेरिया कि हाय तौबा मच गई। 1953 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या किया कि जिन प्रदेशों में मलेरिया वगैरह फैल रखा था, ज़्यादा फैल गया था, वहाँ पर उन्होंने उन्मूलन कार्यक्रम चलाया।
मलेरिया उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता ख़त्म करना, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम में 1954 में ये कार्यक्रम शुरू तो हुआ। 1-2 वर्ष में ही मलेरिया के रोगियों की संख्या कितनी हो गई थी? करीब 2 करोड़ हो गई थी। 71 लाख से पहुंच के 2 करोड़ हो गई। 71 लाख से पहुंच के 2 करोड़ हो गई। रोगों की संख्या 2 करोड़ हो गई। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने जो उन्मूलन चलाया, वो उन्मूलन इतना अच्छा प्रभाव डाला कि वो संख्या तुरंत घटकर 1 लाख पे पहुंच गई। संख्या 1 लाख पर पहुंच गई। अब जो डॉक्टर थे उनको ये हो गया कि अरे वाह, जो है अब तो मलेरिया ख़त्म हो गया। मलेरिया ख़त्म हो गया समझकर वो जो है, जो निधि आती थी, रुपए आते थे सरकारी, वो कम कर दिए गए। और सरकारी रुपए आते थे, कम कर दिए गए। अभी आप लोग को तो पता है हमारे भारत सरकार में कितनी गंदगी है, हमारे भारतीय परिपेश में कितनी गंदगी है, आपको पता है। घर के आसपास कूड़ा फेंकना, नाली बहाना, घर इतना बड़ा बड़ा बना लेंगे लेकिन नाली खोलेंगे नहीं। नाली खोलेंगे नहीं, नाली का पानी बाहर बहेगा। नाली का बाहर पानी बहेगा तो जो है जाहिर सी बात है कि उसमें मच्छर आएंगे। मच्छर कैसे, मलेरिया के मच्छर कैसे बढ़ते हैं? सड़े पानी में, बदबूदार पानी में, नाली वाले पानी में। अब आप घर के बाहर पानी खोल दिए तो उसमें आपके किचन का जूठ का पानी, आपके जो है बाथरूम का पानी, आपके जो है गंदगी का पानी सारा वहाँ इकट्ठा हो रहा है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, वो सड़ रहा है, तो मलेरिया वहाँ उत्पन्न होगा। जाहिर सी बात है, मलेरिया उत्पन्न होगा तो वो हमारे जो आसपास जितने लोगों को काटेगा, हमारे घर में भी आएगा, हमें भी काटेगा। तो इस माध्यम से मलेरिया फैलता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी बाहर ना बहाओ, कूड़ा बाहर ना फेंको। और ये नहीं सबको बोल दो भैया यहाँ पानी नहीं बहाना। 1 किलोमीटर के अंतर्गत आप पानी नहीं फेंकोगे, बहाओगे, आप अपना नाली खोलो, आप मन के सोख्ता बनवाओ, आप मन के जो मन करे, आप मन के अपने घर में इकट्ठा करो, लेकिन बाहर नहीं इकट्ठा करना है। और 1 किलोमीटर के अंतर्गत कूड़ा नहीं फेंकना। अगर आप ऐसा सोचोगे, आपके बगल वाला ऐसा सोचेगा, आपके बगल वाला ऐसा सोचेगा, तो एक बार सफाई जरूर भारत में आ जाएगी और हम लोग एक बार स्वच्छ भारत की कामना कर सकते हैं। और स्वच्छ भारत की कामना करेंगे तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी अगर सफाई हो गई तो। फैलिया, ये सारी चीज़ें गंदगी से होती हैं। ठीक है, तो अब रोगों का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण क्या है? यह एक पराश्रयी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। एक कोशिकीय जीव है जो प्रोटोजोन जाति का होता है। इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में इन जीवाणु को पहुंचाने का कार्य एनोफिलीज मादा मच्छर करती है। एनोफिलीज मादा मच्छर करती है। ठीक है, फिर क्या है कि जब यह मच्छर रोगी को काटता है, यानी व्यक्ति को, रोगी को नहीं, व्यक्ति को काटता है, काटने के बाद रोगी बनाता है ना, पहले व्यक्ति को काटता है, वह उनके रक्त में जो है मलेरिया उत्पन्न करने वाले पराश्रयी मतलब जो दूसरों पर जीवित हों उनको छोड़ता है, और इसके बाद उनको छोड़ के, जीवाणुओं को छोड़ के उड़ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर जब वो जो है वहाँ दोबारा या कोई और मच्छर वहाँ बैठता है तो मलेरिया रोग वाले जीवाणुओं को चूसता है, और चूसने के बाद दूसरे व्यक्ति को काटता है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो ये क्या कर रहा है? ये मच्छर क्या कर रहा है? काट रहा है। अब या तो ये समझ लो कि ये काट के इसमें कीड़ा डाल रहा है, अपना पराश्रयी को डाल रहा है, जीवाणु को डाल रहा है, और यह समझ लो पराश्रयी को चूस रहा है। इसको समझ लो पराश्रयी को चूस चुका है, और चूस के अब वो हमारे तुम्हारे शरीर में डालने के लिए तैयार हो गया है। अभी तो ये खाली है, अभी ये डाल रहा है, लेकिन ये निकाल रहा है। ये डाला हुआ मच्छर को, डाले गए जीवाणु को निकाल रहा है, चूस रहा है, और ये चूस कर जाएगा हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे आदमियों को काटेगा, व्यक्ति को काटेगा और हमको बीमार कराएगा। हमारी ऐसी स्थिति कर देगा कि हम मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे अगर इलाज नहीं मिला तो। हमारे तुम्हारे पास मान लो क्षमता है इलाज कराने की, जिसके पास इलाज कराने की क्षमता नहीं है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मर जाएगा। यही तो हो सकता है, और क्या कर सकता है?
तो ये इतना देखो किस तरह से खून पी रखा। आखिर हम ही लोग का खून तो पिया है, ये हम ही लोग जैसे व्यक्ति का खून पिया है। इसके पास तो इस तरह का खून होता नहीं, उसके पास तो सफ़ेद खून होता है जो हमें पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं। हम ही लोगों का खून पिया है ये, और हम ही लोगों में से किसी व्यक्ति को ये जाकर संक्रमित करेगा। अभी तो ये कुछ नहीं पिया, अभी तो खाली है, ठीक है। डॉक्टर रोनाल्ड रास ने ये अपने कार्यकाल में मलेरिया का खोज किया, मलेरिया नामक बीमारी का खोज किया, जिसको महारोग कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा रोग कहा जाता है इसको, महारोग है ये, खोज किया। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। डीटीटी छिड़को, कॉयल्स लगाओ, नीम की पत्ती सुलगाओ और कॉयल्स लगाओ, दवा छिड़को, डिटॉल लगाओ, फिनाइल डालो, ये सब जो चीज़ें उस समय थी कीटनाशक के रूप में, वो इन्होंने बताई कि ये चीज़ आप करो। फिर इसके बाद जो है इस पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा था, किया जा रहा है, आज भी किया जाता है। मच्छर के दो तरीके होते, मच्छर के दो जातियाँ होती, कौन कौन सी होती? एक होती है एनीफिलीज और दूसरी होती है क्यूलेक्स। एक होती है एनीफिलीज और दूसरी होती है क्यूलेक्स। क्या होती है दूसरी? क्यूलेक्स, ठीक है। दूसरी क्या होती है? क्यूलेक्स, ठीक है। एक होती है एनीफिलीज, दूसरी होती है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या करती है? एनीफिलीज तो मैंने बता दिया कि मलेरिया फैलाती है, मलेरिया उत्पन्न करती है, परासरी हमारे अंदर डालती है और इसके बाद उससे हमारा शरीर ग्रसित होता है मलेरिया से। क्यूलेक्स क्या करता है? क्यूलेक्स फाइलेरिया का मच्छर है। क्यूलेक्स क्या करता है? हमारे शरीर में फाइलेरिया फैलाता है। ये रहता कहाँ है? ये अधेरी जगहों पर रहता है, ये घर के अंदर रहता है। ये मलेरिया वाला मच्छर घर के बाहर रहता है, ये मुझे बाहर काटता है, बाहर से मिलता है। लेकिन ये क्यूलेक्स मच्छर जो घर के अंदर रहता है, घर के अंदर रहता है, ये सोफे के नीचे, कुर्सी के नीचे, पर्दे के पीछे, बाथरूम में, कमोड के पीछे, कमोड के नीचे, यहाँ सब ये मच्छर रहता है। ये घर में रहता है, इसीलिए कान में रात को भिनभिनाता है, क्योंकि रात में उड़ता है तो कान के पास भिनभिनाता है, काटने का मौका पाता है, शरीर में सूजन, फाइलेरिया वगैरह उत्पन्न कराता है। मच्छर हम लोग को सिर्फ परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग को तकलीफ पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं। पैसा खर्च करो मरो, पैसा खर्च करो मरो, परेशान रहो, बीमार रहो, घर वाले चार बात बोले, हम बिस्तर पर पड़े हैं, खा सकते नहीं, भूख लगती नहीं है, बीमार है, जो आ रहा कह रहा, जब देखो तब बीमार पड़ी रहती है। ये तो किसी को पता नहीं चल पाता कि हाँ इनको समस्या क्या है, ठीक है। तो मच्छर परेशान करने के लिए हम लोग को आए हुए हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए, साफ़ सफाई करो, कॉयल्स लगाओ, हिट डालो, डीटीटी वगैरह का उपयोग करो, ये सब का उपयोग करो, ताकि मच्छर हम लोग को परेशान ना करे। हम लोग को वो परेशान नहीं करेंगे तो घर वाले हम लोग को चैन से जीने देंगे। समझ गए मेरी बात को? कोई समस्या नहीं होगी इसमें, बहुत आसान भाषा में समझा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। अब इन मच्छर का विकास कैसे होता है? एनीफिलीज का मैंने क्यूलेक्स बता दिया। क्यूलेक्स कौन सा मच्छर था? क्यूलेक्स था जो है फाइलेरिया का। अब एनीफिलीज, क्यूलेक्स का बात खत्म हो गया। एनीफिलीज का सुनो, मलेरिया के बारे में बात हो रही है। एनीफिलीज मच्छर का जीवन चक्र कितने दिन का होता है और कैसा होता है ये बताना है। इनका स्थान बता दिया, गंदगी में, गंदे पानी में, सड़े गले में, सड़े हुए चीज़ों में, यहाँ पर होता है, ठीक है। विकास कैसे होता है? जैसे हर कीड़ों का 4 चरण होता है, वैसे इनका भी 4 चरण होता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क मच्छर बन के उड़ जाएगा, तुमको हमको काटेगा, परेशान करेगा। अंडा में क्या होता है? पानी के अंदर रहता है। प्यूपा और लार्वा में क्या होता है कि ये पानी के ऊपर आ जाता है, और वयस्क होता है तो उड़ जाता है और हमारे तुम्हारे पास आके परेशान करता है, ठीक है। चौथी अवस्था में ये मच्छर बनता है, दूसरी तीसरी अवस्था में पानी के ऊपर आता है, पहली अवस्था अंडे की जो होती है वो अंदर रहता है। इसको कीड़े मारने की दवा से, डीटीटी से, इन सब से ख़त्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। मलेरिया का जो प्रसार हुआ उसको रोनाल्ड जी ने क्या बोला? डॉक्टर रोनाल्ड जी ने बताया कि मलेरिया पराश्रयी को अपने विकास व वृद्धि के लिए 2 आश्रयों की आवश्यकता होती है, मनुष्य व मच्छर। मनुष्य में वो मनुष्य में काट कर फैलाता है, और मच्छर में सेक्स कर कर फैलाता है। मनुष्य को काट कर फैलाता है और मच्छर में सेक्स कर कर फैलाता है।
जब एनीफिलीज मादा मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो वह अपना डंक रोगी की त्वचा में चुभाती है। ये देखो चमड़े पर काटता हुआ मच्छर मैंने लगा रखा है। देखो कैसे ये त्वचा पर चुभा रहा है, त्वचा पर उसको चुभाती है, अपने थूक से उस स्थान को गीला कर देती है। उसके थूक में ऐसा जहर होता है जो हमारे खून के थक्कों को जमने नहीं देता है जब वो काटती है। जब खून के थक्कों को जमने नहीं देता है तो उसके द्वारा उसके मनुष्य के शरीर में, हमारे तुम्हारे शरीर में वो पराश्रयी जीवाणु घुस जाता है हमारे शरीर के अंदर। या वो जब खून चूसती है तो भी जब हमें काटती है तो खून का थक्का जमता नहीं है, तो जब वो काटती है तो खून को चूसती है और चूसने से भी वो हमारे शरीर में उसके शरीर में आ जाता है, जिससे वो दूसरे पर आदमी को क्या कर सकती है, दूसरे आदमी को संक्रमित कर सकती है। ठीक है। जब मादा मच्छर चूसती है इस प्रकार से जो है चूसकर और दूसरे में डालकर जो है संक्रमित करती है। कुछ में लिंग भेद होता है। ठीक है, कुछ में लिंग भेद मतलब मच्छर काटा पुरुष को, मच्छर काटी महिला को, मतलब मच्छर व्यक्ति को काटा। और कुछ में लिंग भेद नहीं होता, यानी मच्छर से मच्छर में, जैसे सेक्स किए तो एक मच्छर से दूसरे मच्छर में पहुंचा और वो मच्छर दूसरे को पहुंचा रहा है, ये हो गया। कुछ मच्छर हमको तुमको काटे तो वो क्या हो गया, वो हमारे में एंटी सेक्स किए। एंटी मतलब क्या बताएं, जैसे दूसरे के ऊपर सेक्स किए तो मनुष्य के ऊपर सेक्स किए तो वो क्या हुआ, वो एक सेक्स का प्रकार नहीं हुआ ना, जो थूक के माध्यम से हो रहा है, तो उसको क्या किए, उससे वो डाले शरीर में। इनमें लिंग भेद होने से संतान उत्पन्न होती है। एक लिंग भेद के द्वारा संतान उत्पन्न होती है और एक आपस में संतान उत्पन्न होती है। कैसे कैसे होती है, पहला तो हमारे अंदर वो डाला, उससे वो 7-8 दिन हमारे खून में घूमता रहा, पूरे शरीर में खून में घूम रहा है, मज़े ले रहा है हमारे पूरे शरीर का। और जब वो पूरे शरीर में घूम रहा है उसी समय वो टुकड़े में टूट कर पूरे शरीर में फैल गया। और फैलने के बाद वो कैसे फैलेगा, अंडे के माध्यम से फैलेगा, शरीर के अंदर अंडे हो जाएंगे और वो इसके बाद 20 से 21 दिन बाद वहाँ पर जाके दिखाई देगा और आदमी को बुखार होना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक ये फैलने का तरीका है जो शरीर के अंदर फैलता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये शरीर के अंदर फैल रहा है इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। और एक है जो बाहर अंडे के द्वारा फैलता है, जो पानी वगैरह फैलता है, ये आकर काटता है तब होता है। ये उससे कम खतरनाक दोनों हैं, लेकिन ये उससे कम है। ठीक है, फिर क्या होता है, मैंने बताया ना इस पूरे चक्र को पूरा करने में 20-21 दिन लग जाता है। जो खून में घूम के पूरे शरीर में थोड़े अंडे वगैरह फैलाया और फैलाने के बाद शरीर के अंदर वो जो उत्पन्न हुआ है वो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर बीमार कर रहा है, तो ये 20 दिन संपूर्ण चक्र पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको हमारे ख्याल से इसको एकदम से विधि से बता दिया। उस समय उनके द्वारा उत्पादित जीव टॉक्सिक रूप ले लेते हैं, हमारे शरीर में जहर बना लेते हैं और उस जहर से हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है। उस जहर से हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है। इस बीच जो होते हैं हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़, वो लड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते ना, जानते वो देर में हैं। वो जानते ही 10-20 दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद, 20 दिन 15 दिन बाद जानते हैं। जब तक वो जानते हैं लड़ने के लिए आते हैं तब तक ये इतना मजबूत हो चुके होते हैं कि हमारा शरीर का एंटीबॉडीज कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे रेड ब्लड सेल्स हमारी कमज़ोर पड़ने लगती हैं, हमारी प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं। ठीक है, जैसे इसको समझो, आपके घर में कोई मेहमान बन के आया 2 दिन 4 दिन के लिए, आप उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हो ये जानकर कि कोई नहीं, ये आदमी आया है 2 दिन में चला जाएगा। लेकिन वो आदमी 2 से 3 हुआ तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा, 4 हुआ कोई फ़र्क नहीं, 5 हुआ, फिर आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है संडे को आए, संडे को चला जाए, चलो अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हुआ, वो चलते चलते रहते रहते वो रुक गया।
अब वो यहाँ पर काम खोजने लगा, काम मिल जाए तो मैं इनके घर ही रुक जाऊंगा, काम मैं ही करूंगा, यहीं रुक जाऊंगा। अब आप क्या करोगे? अब आपको निकालने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ ठोस उपाय करना पड़ेगा। तब तक तो आदमी एकदम पसर चुका है, फैल चुका है, एकदम अपना घर पे पूरा आधिपत्य जमा चुका है। अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा? अब आपको उसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ षड्यंत्र रचना पड़ेगा। सेम चीज़ वही इसमें भी होती है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अपने साथ षड्यंत्र रचना पड़ेगा। हमें बुखार होना चालू हो गया, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर से हमें दवा लेनी पड़ेगी। डॉक्टर मेरी चेकअप करेंगे, खून का चेकअप करेंगे और मुझे बताएंगे मुझे मलेरिया हो गया है। रोग के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। 20 दिन बाद रोगी को तेज बुखार आएगा, बुखार चढ़ता उतरता रहेगा, दिन भर नहीं रहेगा, रात में होगा, कभी कभी तीसरे दिन बुखार आना शुरू हो जाता है, 2 दिन नहीं रहेगा, तीसरे दिन आएगा। इसलिए हम लोग के मलेरिया में क्या होता है, 2 दिन बुखार आया, तीसरे दिन 2 दिन नहीं रहा, तीसरे दिन आया, 2 दिन नहीं रहा, तीसरे दिन हम लोग सोचते हैं ठीक हो गए लेकिन फिर आ गया, ठीक हो गए लेकिन फिर आ गया। तो क्या होता है, हमें मलेरिया हुआ होता है और वो बढ़ता जाता है। ठंडक लगती है बुखार जब होता है, और जब बुखार नहीं होता तो बड़ी जोर की गर्मी लगती है। जी मिचलाता है, उल्टी होने जैसा प्रतीत होता, उल्टी होता है, भूख नहीं लगता, खाने का मन नहीं करता, हमारे जो है तिल्ली यानी प्लीहा बढ़ जाती है, ये सब होता है। बेचारा रोगी परेशान, हताश, निराश रहता है, लेटा रहता है, कुछ कर नहीं पाता। घर वाले बोलते बहाना बना के लेटे हो। अरे तुम्हारा मलेरिया तो ठीक हो गया, तुम बहाना बना के लेटे हो। अरे भैया कौन बताए मलेरिया ठीक नहीं हुआ है, 2 दिन का बुखार नहीं है, बुखार फिर तीसरे दिन हो रहा है, फिर 2 दिन बुखार नहीं, फिर तीसरे दिन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, एंटीबॉडीज़ की लड़ने की क्षमता नहीं शरीर में है, समय लगेगा ठीक होते। ठीक है, तो इसलिए मलेरिया हमको परेशान करके रखता है। कोशिश करना चाहिए साफ़ सफाई रखो, ये सब करो। उपचार क्या है? साफ़ सफाई रखो, डॉक्टर को फटाफट दिखाने जाओ। डॉक्टर दवा कौन सी देते हैं? क्लोरोक्विन दवा देते हैं, 3-4 गोलियां इसको खिलाई जाती हैं। एक्चुअली में दवा अपने मन से लेनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं क्वेश्चन बना था कि मलेरिया में कौन सी दवा दी जाती है, मलेरिया में कौन सी दवा दी जाती है, मैंने देखा था। तो उसमें दवा का नाम था क्लोरोक्विन और पेरीमाक्विन था, और नेक्स्ट और कुछ और 3 ऑप्शन थे। तो क्लोरोक्विन दी जाती है और पेरीमाक्विन दी जाती है, ये गोली डॉक्टर की तरफ से दी जाती है। इसके साथ साथ रोगियों को उपाय करना चाहिए ताकि उनको जो मच्छर काटा है वो काटे ना। मच्छरदानी लगानी चाहिए, मच्छरदानी के पास जो है कॉइल्स वगैरह सुलगा देना चाहिए, नीम की पत्ती वगैरह सुलगा देनी चाहिए, ये सारे काम कर देने चाहिए। हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए ताकि आदमी स्वस्थ रूप से ठीक हो सके जल्दी। उसका लीवर सिस्टम कमज़ोर हो जाता है ना, प्लीहा उसकी तिल्ली जो है बढ़ जाती है, तो लीवर सिस्टम कमज़ोर होता है, पेट दर्द होता है, तो इसलिए ऐसा भोजन दो जो हजम हो जाए, ठीक है, और ताकतवर भी हो। मलेरिया से बचाव करना है, मैंने बहुत पहले कई बार बीच में बोल चुकी हूँ, गंदगी से बचाव करो, गड्ढे वगैरह में पानी इकट्ठे ना होने दो, कूड़ा वगैरह ना इकट्ठा होने दो, ढककर पानी को रखो, कूलर वगैरह के पानी को बदलते रहना चाहिए, DDT वगैरह का छिड़काव करना चाहिए। और आजकल हिट, लाल हिट, नीला हिट, पीला हिट, काला हिट आ गया है, ये जो बोर्ड्स में लगते हैं, ऑल आउट लगते हैं। इसके बाद में खुद से कुछ चीज़ें जैसे डिटॉल लगा लो, फिनाइल डाल लो, और उसमें जो है कुछ बूंदे उसकी कपूर वगैरह की डाल लो घोल कर, और इसके बाद पूरे घर में छिड़क दो। इससे जो है मच्छर नहीं आते हैं, और जो आपके मच्छर में नहीं रहते हैं उन मच्छरों से भी आपको समस्या नहीं होती है। ठीक है, उन मच्छरों से भी आपको समस्या नहीं होती है, वो मच्छर भी आपको समस्या ग्रसित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब मलेरिया पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका काफ़ी हद तक सहयोग कर रहा है, सहयोग करता रहता है, और काफ़ी हद तक ठीक भी हो रहा है। मलेरिया अब अच्छा बहुत कम लोग को सुनने देखने मिलता है। मौसम जब बदलने लगता है, प्रकोप बढ़ने लगता है, तभी उपाय कर लेना चाहिए मलेरिया का। चलो ठीक है, मैंने मलेरिया के बारे में सब कुछ बता दिया। देख लो कैसे खून पिया हुआ मच्छर है जो ये दूसरे के शरीर में डालेगा। ये देखो जो पहले हमारे शरीर में डाल रहा है, और ये हमारे शरीर से लेकर दूसरे के शरीर में डाल रहा है, और ये देखो चमड़े पर बैठकर काट रहा है। मैंने ये पिक्चर्स इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको समझ आए। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, कहीं से भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बताया, जरा जरा सी बात बताई है।
तो मैं आप लोग से कहूँगी इसको पूरा सुनना, समझना और इसको बीच में मत जाना, काटना, ख़त्म करना, क्योंकि अब तो पूरी वीडियो हो गई है। यहाँ तक आते आते पूरी वीडियो देखोगे तभी यहाँ तक पहुँचोगे। जो पूरी वीडियो देखेगा वो ही आगे सफल होगा। ठीक है। नेक्स्ट मलेरिया के बाद डेंगू, डेंगू के बाद चिकनगुनिया, मैं चिकनगुनिया, डेंगू इन सबको एक वीडियो में ही जो है बता दूंगी। ठीक है। चलो पढ़ते रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो, मस्त रहो, आराम से रहो। ओके बाय।